नमस्कार, म्यूचुअल फंडू चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे चेन्नई फाइनेंशियल मार्केट्स एंड अकाउंटेबिलिटी एसोसिएशन द्वारा रिलीज़ की गई एक रिसर्च रिपोर्ट के बारे में, और यह रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। टॉपिक पर आने से पहले मैं आपको एक छोटा सा अपडेट देना चाहती हूँ कि सेबी ने जो फॉरेंसिक ऑडिट चोक्सी एंड चोक्सी फर्म द्वारा किया जा रहा था, उसकी डेडलाइन को 1 महीना और बढ़ा दिया है। तो इनिशियल डेडलाइन थी एंड ऑफ जून या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, जो अभी चल रही है, और अभी रिवाइज डेडलाइन जो सेबी ने रिलीज़ करी है वो है एंड ऑफ जुलाई और फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। जो रीज़न ऑफ एक्सटेंशन दिया गया है, यानी क्या रीज़न है कि उन्होंने इस डेडलाइन को रिवाइज़ किया है, वो है कि जो ये प्रोब है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नेचर का है, इसका स्कोप बहुत ज़्यादा वाइड है, जिसके कारण जो चोक्सी एंड चोक्सी फर्म है उनको और ज़्यादा टाइम चाहिए इस ऑडिट को कंप्लीट करने के लिए। ये जो रिवाइज डेडलाइंस आई हैं, इससे एक निवेशक के ऊपर क्या इम्पैक्ट होने वाला है? तो जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है वो ये है कि ई वोटिंग की प्रोसेस डिले होगी, क्योंकि आपको ये समझना है कि जो गुजरात हाई कोर्ट है उसने जब स्टे लगाया था ई वोटिंग के ऊपर, तो उसने ये कहा था कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो लोग एक इन्फॉर्म डिसीज़न ले पाएँ। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट है वो पब्लिक की जाए, और गुजरात हाई कोर्ट ने उस समय ये कहा था कि एक बार रिपोर्ट पब्लिक हो जाएगी, इन्वेस्टर्स उसको पढ़ पाएंगे, उसको जान पाएंगे कि कंपनी ने कुछ घपला किया है या फिर दिस इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोसीजरल लैप्सेस। तो उसके कारण जो है जो इन्वेस्टर्स हैं वो एक इन्फॉर्म डिसीज़न ले पाएंगे। तो एक अंदेशा इससे ये लगता है, जब तक ये फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट पब्लिक नहीं होती है तब तक हो सकता है कर्नाटक हाई कोर्ट जो इसकी सुनवाई अब आगे करने वाला है वो भी इस पर से स्टे ना हटाए। तो हम ये मान सकते हैं कि जो ई वोटिंग प्रोसेस पर स्टे लगा हुआ है वो शायद अगस्त फर्स्ट वीक तक लागू रहेगा। अब हम इस आर्टिकल पर आते हैं जो कि चेन्नई फाइनेंशियल मार्केट एंड अकाउंटेबिलिटी एसोसिएशन ने रिलीज़ किया है, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी संजय गुप्ता जी का, जिन्होंने ये आर्टिकल की कॉपी मुझे शेयर करी है। आप देख सकते हैं ये 30 जून को पब्लिश हुआ आर्टिकल है जो टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश हुआ था। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर लूँगी, जहाँ से आप इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो इस रिपोर्ट की मेन हाइलाइट्स इस प्रकार हैं। फर्स्ट पॉइंट, सीएफएमए कहता है कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन जो है उसका एक बहुत ही लंबा और कंट्रोवर्शियल इतिहास रहा है। उसने हमेशा ही रेगुलेटरी वायोलेशंस किए हैं, और सिर्फ इंडिया में ही ऐसा नहीं हुआ है, ग्लोबली ऐसा हुआ है। सेकंड पॉइंट में वो कहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो SEC यानी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन विच इज़ इक्विवेलेंट टू सेबी इन इंडिया, उन्होंने भी फ्रैंकलिन टेम्पल्टन को कई बार रेप्रिमांड किया हुआ है, और इस तरह की चर्चा उन्होंने अपनी रिपोर्ट 2019 में की हुई है। थर्ड पॉइंट, 3 ग्लोबल रेगुलेटर्स ऐसे हैं अपार्ट फ्रॉम US जिन्होंने टाइम पर जो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन है उस पर फाइन लगाया है। फर्स्ट, फाइनेंशियल सुपरवाइजरी सर्विसेज कोरिया। सेकेंड, द सिक्योरिटीज़ एंड फ्यूचर कमीशन हांगकांग। थर्ड, द ओंटारियो सिक्योरिटीज़ कमीशन कनाडा। आइए हम एक एक करके देखते हैं कि इन रेगुलेटर्स ने किस तरह के आरोप लगाए थे फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के ऊपर और उनका क्या नतीजा हुआ। एक्शन बाय फाइनेंशियल सुपरवाइजरी सर्विसेज कोरिया। तो 2019 में यानी जस्ट लास्ट ईयर ही जो फाइनेंशियल सुपरवाइजरी सर्विसेज कोरिया हैं उन्होंने इंस्टीट्यूशनल कॉशन और फाइन जारी किया था फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के लिए, और फाइन कितना था? अप्रॉक्सीमेटली $34,036, जो कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट मैनेजमेंट के लिए था। नेक्स्ट, एक्शन बाय सिक्योरिटीज़ एंड फ्यूचर्स कमीशन हांगकांग। ये केस जो है वो 2010 का है। तो 2010 में सिक्योरिटीज़ एंड फ्यूचर कमीशन हांगकांग ने एक पब्लिक सेंसर इशू किया था फ्रैंकलिन टेम्पल्टन असेट मैनेजमेंट कंपनी को, क्योंकि उन्होंने रूल नंबर 22 को ब्रीच किया था, जो कि
टेकओवर कोड के रिगार्डिंग में है। और इस रिगार्डिंग टेम्पल्टन असेट मैनेजमेंट लिमिटेड ने जो डिस्क्लोजर्स थे वो टाइमली नहीं किए थे, और जो टेम्पल्टन असेट मैनेजमेंट लिमिटेड है उसने इनका इस सेंसर का कंसेंट लिया था और उसने ये एडमिट किया था कि उनसे इस तरह का फेलियर हो गया था। एक्शन बाय ओंटारियो सिक्योरिटीज़ कमीशन कनाडा। तो ये केस जो है वो 2005 का है, जिसमें ओंटारियो सिक्योरिटीज़ कमीशन कनाडा ने सेंसर इशू किया था फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन को, जब उन्होंने बहुत सारी एनोमलीज फाइंड आउट करी थी फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के मार्केट टाइमिंग एक्टिविटी में। तो इस तरह से ये 3 केस हैं जो ये दर्शाते हैं कि अलग अलग कंट्रीज़ में जो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के बिजनेस हैं उसमें वो किस तरह से रेगुलेटरी कंप्लायंस नहीं कर रहे हैं। और अब हम आते हैं इंडिया में कि सेबी ने उस पर क्या एक्शन लिया था। तो सेबी की तरफ से ये एलिगेशन था कि जब फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने इंडिया में ऑफिस खोला तो उसकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट कमेटी हैं वो सभी जो मेंबर्स हैं वो इंडिया में ही लोकेटेड होने चाहिए थे, मगर इनिशियली ऐसा नहीं हुआ था। इसके ऊपर सेबी ने फ्रैंकलिन टेम्पल्टन पर 10 लाख रुपए का फ़ाइन लगाया था, जो कि CFMA के हिसाब से बहुत ही मिनिमम है एज़ कम्पेयर टू द स्केल ऑफ वायोलेशन एंड इम्प्लीकेशंस इन दिस केस। तो इस केस में इस बात का क्या इम्प्लीकेशन है कि जो इन्वेस्टमेंट कमेटी के मेंबर्स थे वो इंडिया में लोकेटेड नहीं थे, इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो वो ये बोल रहे हैं कि जो रिमोट ऑपरेशन फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का चल रहा था वो एक कारण है जिसके कारण फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की ये जो 6 स्कीम्स थी उन्हें इलीगली क्लोज़ करना पड़ा। सेकंड, वो ये कहते हैं कि जो क्रिटिकल डिसीजन थे इंडियन इन्वेस्टमेंट के बारे में वो एक ग्लोबल ऑपरेशन द्वारा लिए गए, तो इसके कारण जो उनकी पेरेंट कंपनी है जो US में लोकेटेड है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो लॉसेस इन्वेस्टर्स को हो रहे हैं उसके लिए वो भी कहीं ना कहीं अकाउंट फॉर होती है, यानी कि जिम्मेदार होती है। इस स्लाइड में CFMA ये कहता है कि सेबी ने जो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन को 6 डेट स्कीम्स को क्लोज करने का आदेश दिया है या उसको अनुमति प्रदान करी है, ये बेसिकली एक तरह से लीगलाइज करना है 23,000 करोड़ के जो एंटीसिपेटेड लॉस हो सकते हैं उनको। और ये इसलिए भी बहुत ख़तरनाक है क्योंकि ये चीज़ जो है वो आने वाले म्यूचुअल फंड्स आने वाले टाइम में फॉलो कर सकते हैं। जब मान लीजिए ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि इकनॉमी बहुत ख़राब है या फिर अचानक बहुत ज़्यादा स्लो डाउन आ जाता है या मार्केट बहुत ज़्यादा गिर जाता है या डेट मार्केट में या इक्विटी मार्केट में किसी तरह की बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, तो म्यूचुअल फंड कंपनीज देखेंगी कि वो फंड्स को मैनेज करना उनके लिए मुश्किल हो रहा है, तो वो सेबी को अप्रोच करेंगी कि आप इन स्कीम्स को क्लोज़ कर दें। तो उससे क्या होगा कि जो इन्वेस्टर्स का पैसा है वो तुरंत स्टक हो जाएगा और जो म्यूचुअल फंड कंपनी है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जो रीपेमेंट करेगी भी वो इन्वेस्टर्स के ही पैसे का रीपेमेंट करेगी, चाहे वो लॉस हो या फिर प्रॉफिट हो। म्यूचुअल फंड कंपनी अपनी बैलेंस शीट पर इन सब चीज़ का कोई भी हिट नहीं ले रही है। साथ में वो ये भी कहते हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको 5,000 करोड़ के लिए जो है वो इनडेफिनेट टाइम तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो जिन असेट्स में इनका इन्वेस्टमेंट्स है वो बहुत ही पुअर क्वालिटी के हैं। 4th पॉइंट में वो कहते हैं कि बेसिकली ये एक बहुत ही क्रिमिनल काइंड ऑफ इंसिडेंट है जो कि सेबी की तरफ से जिसकी मंजूरी दी गई है। बेसिकली सेबी ने एक क्रिमिनल एक्ट को मंजूरी दे दी है, जबकि सेबी का काम ये होना था कि वो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, उसने वहीं पर इन्वेस्टर्स को ही सैबोटाज कर दिया है। अब वो बताते हैं इस पूरी सिचुएशन की आयरनी क्या है कि जो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन है और जो सेबी है वो दोनों इस बात के ऊपर खामोश हैं कि जो लॉस इन्वेस्टर्स को होने वाला है उसका खामियाजा कौन भुगतेगा। जब इन्वेस्टर्स की कोई गलती नहीं है तो वो इस बात का खामियाजा क्यों भुगतें कि सारा का सारा लॉस वो अपने ऊपर लें, जस्ट बिकॉज कि उन्होंने फ्रैंकलिन पर बिलीव किया और वहाँ पर अपने फंड्स का इन्वेस्टमेंट किया, अपने हार्ड एंड मनी को इन्वेस्ट किया। जबकि सेबी को ये फिक्स करनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो इन्वेस्टर्स को लॉस हो रहा है वो कौन बियर करेगा। नेक्स्ट पॉइंट में वो कहते हैं कि जो इन्वेस्टर्स है वो सेबी से ये डिमांड कर रहे हैं कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन को नॉट फिट एंड प्रॉपर माना जाए, क्योंकि अगर इस तरह की सिचुएशन आगे भी होती है तो जो 1.16 लाख करोड़ के असेट्स
फ्रैंकलिन टेम्पल्टन मैनेज कर रही है बाकी स्कीम्स में, वो भी रिस्क में आ जाएंगे, क्योंकि कभी भी सिचुएशन ख़राब होने से वो बाकी इन्वेस्टर्स का भी वो बाकी स्कीम्स को भी इसी तरह से क्लोज कर सकती है। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो बहुत ही सीरियस है मैं कहूँगी, और मुझे लगता है कि जो CFMA ने ये डॉक्यूमेंट तैयार किया है, ये रिसर्च रिपोर्ट तैयार की है, इसको वो पक्का कर्नाटक हाई कोर्ट में टेबल करेंगे और इस पॉइंट को डिस्कशन पर लाएंगे कि जो सीरियस इश्यूज़ हैं इन्वेस्टर्स के वेलफेयर को लेकर, उन पर डिस्कशन होना चाहिए और उन्हें अपना जेन्युइन हक मिलना चाहिए। इस CFMA द्वारा रिलीज़ की गई रिसर्च रिपोर्ट की ओरिजिनल कॉपी मेरे पास नहीं है। अगर किसी को भी इसकी कॉपी नेट पर मिलती है तो कृपया मेरे साथ शेयर करें, मैं उसकी कंप्लीट स्टडी करके जो उसके डीप पॉइंट्स हैं वो आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। अगर आपको यह कंटेंट ज्ञानवर्धक लग रहा है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आपके बहुमूल्य समय के लिए थैंक यू।